Hello everyone, I Anupama welcome you all to the Savil classes. So, in this session, we are going to discuss the 2015 Master English exam that happened in Punjab. So, it is the second part of the 2015 exam paper. पहले वाले 75 क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे एंड अब हम डिस्कस करेंगे 76 ऑनवर्ड्स इस सेकंड पार्ट में. तो सबसे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपके जो यूजफुल लेक्चर्स हैं वो आपसे मिस ना हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ सावल क्लासेस. सो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है. तो अपना नाम और मास्टर केडर का सब्जेक्ट लिख के दीपक सर को भेज दीजिए इस नंबर पे, जहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा आपके प्रिपरेशन के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स. 76th question is Salman Rushdie is often classed among the exponents of. Exponents मतलब कि beginners, कि जिन्होंने followers, ठीक है, follower कह सकते हैं हम, या जिन्होंने एक particular किसी idea को, एक particular किसी philosophy को, theme को follow किया हो. Satirical discourse, dramatic monologue, realism और magic realism. तो सलमान रश्दी जो है वो जाने जाते हैं अपनी मैजिक रियलिज्म के लिए. अपने नॉवेल्स मिडनाइट चिल्ड्रन वगैरह में ही हैज यूटिलाइज्ड दिस मैजिक रियलिज्म थीम और टेक्निक वी कैन से, ठीक है, टेक्निक वी शुड से, मैजिक रियलिज्म की टेक्निक उन्होंने यूज करी है. नेक्स्ट इज विच नॉवल ब्रॉट अपॉन सलमान रश्दी अ फतवा इन्वोक्ड बाय द आयतुल्लाह खुमैनी. हाँ जी, तो ये जगत को पूरे को पता है, द वर्ल्ड नोज अबाउट इट, दैट फॉर विच नॉवल फतवा वाज इशूड अगेंस्ट सलमान रश्दी. सो दैट फतवा कि उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फतवा जारी हुआ था उसके लिए, सैटनिक वर्सेस के लिए. आयतुल्लाह खुमैनी जो कि इस्लामिक लीडर थे ईरान के उस टाइम पे, राइट, एंड दैट इज व्हाई ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया. ठीक है, वो इंडियन थे, राइट, इंडिया से वो भाग गए और नाउ ही इज लिविंग इन इंग्लैंड, लंदन, एंड ही was bestowed with the citizenship of England and also given the knighthood, right? Question number 78. It is said that R.K. Narayan's comic gift flourished in the strong framework of social conventions, an arena outside the framework of social conventions. Both A and B, neither A nor B. तो हमारा सवाल है कि आर के नारायण का जो कॉमिक गिफ्ट था वो कैसे जो है फ्लरिश हुआ, कैसे जो है वो मतलब पूरा मतलब अच्छा निकला और उन्होंने काफी अपने वर्क्स में उस कॉमिक गिफ्ट को यूटिलाइज किया. बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशंस. देखो, हमारी सोसाइटी पे ही डिपेंड करता है हम किस तरह के जो है आइडियाज, किस तरह के जो है मतलब एक कह लो ना कि हमारे अंदर किस तरह के, जैसे बेन जॉनसन ने ह्यूमर्स की बात करी थी, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है द सोसाइटी इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट. नेक्स्ट इज द ग्रैंड मदर्स टेल इज अ वर्क बाय सलमान रश्दी, राजा राव, आर के नारायण और अनीता देसाई. तो द आंसर इज आर के नारायण. वैसे भी देखो कई जगह पे ना इजी चल रहा है काम कि दोनों जो क्वेश्चन है, आगे पीछे वाले दो जो क्वेश्चन है वो एक ही राइटर के बारे में आ रहे हैं. तो मान लो अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रैंड मदर्स टेल किसका वर्क है, तो आप ये ध्यान दीजिए पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो आर के नारायण के बारे में था, तो it is by R. K. Narayan only. Then we move on to question number 80. The Cow of Barricades is a collection of short stories by Salman Rushdie, Raja Rao, R. K. Narayan और मुल्क राज आनंद. तो ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है भाई राजा राव से रिलेटेड, क्रिएटेड बाय राजा राव. Who wrote the introduction of B.R. Ambedkar's latest edition of The Annihilation of Caste. ठीक है, B.R. अम्बेडकर जिन्होंने हमारा
जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, और वो कास्टिज्म को एनिहिलेट, हेट करते थे, खत्म करना चाहते थे। तो उनके जो इस बुक की जो लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हुई है, उसका जो इंट्रोडक्शन, उसका जो प्रीफेस किसने लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अमिताभ घोष, वी.एस. नायपॉल, अरुंधति रॉय या रामानुजन। तो बच्चे, इसका प्रीफेस इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा है अरुंधति रॉय ने, ठीक है, क्योंकि अरुंधति रॉय भी इन सब राइटर्स में से अगर बात करी जाए तो शी इज ऑल्सो सोशल वर्कर, ठीक है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं एक, राइट। और अगर इनके पहले ही नॉवल की बात करी जाए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो उसमें भी उन्होंने जो कास्टिज्म को डिपिक्ट करा है, ठीक है, उसके जो है बैड इफेक्ट्स को डिपिक्ट करा है। सो उस तरीके से भी हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात प्रॉपरली मेंशन्ड है गूगल पे भी और कई जगह पे भी कि बी.आर. अम्बेडकर की इस बुक का एडिशन प्रीफेस जो था वो लिखा था अरुंधति रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन वाज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज। और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स में ये कोई भी नहीं हो सकता जिसको ये ना पता हो कि टैगोर जो कि फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए, 1913 में मिला था। Who wrote the introduction to Tagore's Gitanjali when its English translation appeared? प्रीफेस किसने लिखा गीतांजलि का? टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, ई.एम. फॉस्टर या लियो टॉल्स्टॉय? तो डब्ल्यू.बी. येट्स, बिकॉज टैगोर और डब्ल्यू.बी. येट्स काफी क्लोज फ्रेंड्स थे आपस में, तो उन्होंने जब गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो डब्ल्यू.बी. येट्स ने प्रीफेस ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 84, Mulk Raj Anand's Untouchable recounts what happens in the life of its protagonist Bakha in a single day, a week, a month or a year। तो बच्चे, ये सिर्फ एक दिन की कहानी है जो बखा और उसकी फैमिली की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बेसिकली बखा की लाइफ में जो थप्पड़ वगैरह उसको पड़ता है जब वो अपने अनटचेबल होने का जो है मतलब जो वो सिग्नल नहीं देता है ना, और उसकी सिस्टर को किस तरीके से जो पंडित कालीनाथ है वो मोलेस्ट करता है, तो वो सारी चीज जो है वो सिर्फ एक दिन की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद? द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और कॉमरेड किरिलोव। तो द करेक्ट आंसर इज कॉमरेड किरिलोव एंड दिस वर्क इज बाय राजा राव, ठीक है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये ऑटोबायोग्राफीज में भी आ जाता है मुल्क राज आनंद की, ठीक है। स्वॉर्ड एंड द सिकल और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स उनकी जो ट्रायोलॉजी है द विलेज, उसके पार्ट हैं ये दोनों नॉवेल्स, राइट। स्वॉर्ड एंड द सिकल और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। सो ऑड वन आउट है कॉमरेड किरिलोव जो कि लिखा हुआ है राजा राव का। क्वेश्चन नंबर 86, The Home and the World is a novel by Rabindranath Tagore, Mulk Raj Anand, Anita Desai और A.K. रामानुजन। तो होम एंड द वर्ल्ड इज घरे भैरे, ठीक है, जिसका बंगाली में नाम घरे भैरे था, राइट। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय वी.एस. नायपॉल, अरुंधति रॉय, राजा राव या अमिताभ घोष। तो ये लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स एक बड़ी ही फेमस कलेक्शन है एसेज की, रिटन बाय अरुंधति रॉय, ठीक है जी। ये कलेक्शन है अरुंधति रॉय की लिखी हुई एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑलमोस्ट, मतलब इसमें जो है 2002 से 2008 तक जो है लिखे गए थे ये एसेज एंड ऑलमोस्ट जो है इसमें 11 एसेज टोटल जो है वो कहते हैं, राइट। और जो है 2008 में ही इसकी पब्लिकेशन हुई थी, ठीक है जी, जिसमें इन्होंने जो है गुजरात में होने वाले कुछ दंगों के बारे में बात करी है खुल के। काफी हद तक ये इंडिया की डेमोक्रेसी को लेके भी बात करती हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं ये किसानों के धरने वगैरह की वजह से, है ना, तो मतलब वो सब डेमोक्रेसी वगैरह पे भी सवाल जो हैं उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अ बेंड इन द रिवर इज अ नॉवेल बाय वी.एस. नायपॉल, अरुंधति रॉय, राजा राव और अमिताभ घोष। तो बेंड इन द रिवर फेमस नॉवल है
वीएस नायपॉल का। विद्याधर सागर नायपॉल, ठीक है। वीएस नायपॉल का पूरा नाम विद्याधर सागर सूर्य प्रसाद, विद्याधर सूर्य प्रसाद। आई वॉज अ लिटिल बिट, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। विद्याधर सूर्य प्रसाद नायपॉल, ठीक है। तो उनका बड़ा ही फेमस नॉवल बेंड इन द रिवर, ठीक है जी। और त्रिनिदाद बॉर्न ये राइटर थे, ठीक है जी। और जो है नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है और बुकर प्राइज भी इनको जो है मिला हुआ है, ठीक है। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। चलिए, गौतम इज अ कैरेक्टर इन फास्टिंग फीस्टिंग, क्राई द पिकॉक, सी ऑफ पॉपीज, अ बेंड इन द रिवर। तो गौतम जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है क्राई द पिकॉक। अनीता देसाई का ये नॉवल है, ठीक है। एंड माया का हस्बैंड होता है ये, ठीक है, जो कि एक साइकिक कैरेक्टर दिखाई गई है। माया का हस्बैंड होता है ये, एंड माया इज अ साइकिक कैरेक्टर, राइट, जो कि अपने हस्बैंड को कहानी के एंड में छत से धक्का देके उसको मार देती है। क्वेश्चन नंबर 90, इन गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स द ट्विंस रहेल एंड एस्था वर बोर्न इन 1960, 1958, 62 और 64। तो रहेल और एस्था जो कि अमू के बच्चे हैं, जो कि मेन सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवल की, अरुंधति रॉय का यह नॉवल है, उनका बर्थ होता है 1962 में। क्योंकि नॉवल की अगर शुरुआत की बात करें तो नॉवल शुरू होता है 1969 में और उसमें लिखा हुआ है व्हेन दीज टू किड्स वर 7 years old। तो आइडिया कि ये इनका बर्थ 1962 में होता है, ठीक है जी। चलिए, व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज टाइटल, टैगोर ने अपना सर का जो टाइटल है, when did he return it which was bestowed upon him by the Raj means ब्रिटिश राज ने जो उनको सर का टाइटल दिया था वो उन्होंने कब रिटर्न कर दिया था? आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। सो इट वाज रिटर्न्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद 1919 में इन्होंने अपना ये सर का, बड़े सारे राइटर्स उस टाइम पे कर रहे थे ना, सरोजिनी नायडू ने भी अपना वापस किया, फिर उसके बाद अगर काफी सालों के बाद की बात करते हैं तो खुशवंत सिंह ने अपना जो है पद्म विभूषण वापस किया। और अभी भी इन हालातों में भी हम देख रहे हैं बड़े सारे जो लोग हैं वो आगे आके अपने अवार्ड्स जो है वो वापस कर रहे हैं फार्मर्स के साथ जो है वो, मतलब अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ मोर्निंग, ऑफ mirth, tuned to a musical composition, none of the above। बच्चे अब अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा ये डाउट होता है कि शायद इन्होंने इसके स्पेलिंग्स गलत लिख दिए, ठीक है। ये मोर्न करने की, मोर्निंग, या वर्ड आपको आ सकता है लमेंटेशन, ठीक है, दुख मनाने की पोएम होती है किसी की डेथ पे। तो मुझे ये लगता है कि शायद इन्होंने ये स्पेलिंग्स गलत कर दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में भी यही हुआ होगा जैसे उर्सुला वाले क्वेश्चन का था कि इसमें आपको ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले होंगे, राइट। मर्थ तो लाफ्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती है ये, तो हम इसको मार्क करेंगे नन ऑफ द अबव। और अगर हम इस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो हम स्पेलिंग्स के बेस पे इन तरह के क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, मॉडर्निज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट स्पैनिंग फ्रॉम फर्स्ट to second world war, the last decade of the 19th century to the start of the second world war, the end second world war to 1960 और 18th to 19th century। तो बच्चे मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है ये स्पैन करती है द लास्ट डेकेड ऑफ 19th century मींस 1890 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड तक इस मॉडर्निज्म के पीरियड को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, Surrealism is a movement in art and literature। Surrealism एक मूवमेंट जो आर्ट एंड लिटरेचर में वो किस चीज के बारे में है? Which attacked the rationalism and narrow logical systems, was strictly rational in approach, attempted to demolish Freudian psychoanalysis, came into being during Plato's time। तो बच्चे Surrealism जो थी वो rationalism को, लॉजिक को, ठीक है, वो अटैक करती थी, राइट, ये याद रखिएगा। 95
नंबर क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। तो आईपीए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट? इट्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसमें अगर आप गूगल पे खोल के चेक करते हैं तो आपको एक टेबल मिलेगा जहां आपको सारे के सारे ये साउंड्स मिल जाएंगे, जो कि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में, सिर्फ इंग्लिश के नहीं, इंटरनेशनल बहुत सारी लैंग्वेजेस के जो है आपको साउंड्स मिल जाएंगे। और एक बात आपको और इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जीबी शॉ ने बहुत पैसे लगाए इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए, कि अल्फाबेट्स पढ़ाने की बजाय बच्चों को ये फोनेटिक स्कूल्स में बच्चों को ये फोनेटिक अल्फाबेट पढ़ाए जाएं। क्योंकि देखो, अगर फोनेटिक अल्फाबेट हमें पढ़ाए जाते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होती है, ठीक है? आजकल के स्कूल्स में छोटे बच्चों को फोनीम्स, फोनेटिक्स पढ़ाया जाता है। उनको ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता, उनको ए की साउंड बताई जाती है, दिस इज ए, ठीक है? तो उस तरीके से बी नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है ब, राइट? तो उनको फोनीम्स सिखाए जाते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो जीबी शॉ ने, डेनियल जोन्स ने, राइट, और एक पैसी नाम के एक लिंग्विस्ट थे जिन्होंने काफी मेहनत करी, बट अनसक्सेसफुल रहा उनका जो ये इसीलिए जीबी शॉ के वर्क पिग्मेलियन में हमें फोनेटिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट दिखने को मिला है ना? क्वेश्चन नंबर 96, आरपी स्टैंड्स फॉर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और आरपी जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का, ब्रिटिश जो इंग्लिश है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो यूज्ड एक्सेंट जो माना जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो मानी जाती है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 97, डायलेक्ट रेफर्स टू डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंसेस इन वोकैबुलरी, डिफरेंसेस इन ग्रामर। तो बच्चे, जब डायलेक्ट होता है, ठीक है, उपभाषा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जैसे अगर हम कहते हैं कि ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का फर्क तो आता ही आता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत वोकैबुलरी का भी फर्क आता है और ग्रामर का भी फर्क आता है। सो द आंसर विल बी ऑल द अबव। जैसे कि अगर हम अमेरिकन और ब्रिटिश की बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में बात करते हैं, तो ब्रिटिश में इट इज क्लास, डांस, अमेरिकन में इट्स क्लास, इट्स डांस, ठीक है। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो ब्रिटिश में जो हम ब्रेड पे लगाते हैं उसको जैम ही बोला जाता है, ठीक है, अमेरिकन में उसको जेली बोला जाता है, राइट। और ग्रामर ब्रिटिश में जो है बेसिकली फ्रेजेस में अगर हम देखे जाएं तो बोला जाता है चेक आउट दैट, राइट, ब्रिटिश में बोला जाता है चेक आउट दैट, और अमेरिकन में बोला जाता है चेक अपॉन दैट, राइट। तो इस तरीके के जो फर्क हो सकते हैं जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98, बिहेवियरिज्म इन लिंग्विस्टिक रेफर्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज विच इज सॉशोरियन। बिल्कुल नहीं, बिहेवियरिज्म और सोशल का कुछ नहीं लेना देना था। प्री चॉम्स्कियन, पोस्ट चॉम्स्कियन और मेंटलिस्ट। देखो हमारा ये तो दोनों कैंसिल हो गए, अब हमारा रह गया 50-50। तो बच्चे, बिहेवियरिज्म जो था उस पे चॉम्स्की ने जो है कमेंट करा था, तो इट मींस जो बिहेवियरिज्म की बात चॉम्स्की से पहले हुई थी, ठीक है। बिहेवियरिज्म जिसमें हम कंडीशनिंग की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म जिसकी बात करी थी B.F. स्किनर ने, ठीक है, कि ये जो है मतलब कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, तो उस चीज को चॉम्स्की से पहले इस चीज के बारे में बात हुई थी और उस चीज पे चॉम्स्की ने बल्कि अटैक किया था, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज मेंटलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स इज सप्लीमेंट्री टू बिहेवियरिज्म, अपोज्ड टू बिहेवियरिज्म। सप्लीमेंट्री का मतलब एड ऑन, कि क्या वो बिहेवियरिज्म में कुछ एड ऑन करती है। अपोज्ड टू बिहेवियरिज्म, अपोज्ड टू द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियलिज्म। देखो, मटेरियलिज्म से मेंटलिज्म का कुछ लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स, और अगेन मेंटलिज्म का स्ट्रक्चरलिज्म से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो मेंटलिज्म ना तो बिहेवियरिज्म में एड ऑन करती थी, तो आंसर हमारा क्या होगा, इट वॉज अपोज्ड टू बिहेवियरिज्म। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया बिहेवियरिज्म में कंडीशनिंग की बात होती है,
जबकि मेंटलिज्म में बात होती है प्रॉपर लर्निंग की। ये एक्विजिशन से रिलेटेड है और इसमें प्रॉपर थॉट्स, ठीक है, प्रॉपर मेंटल स्टेट और प्रॉपर टीचिंग लर्निंग की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इनफॉर्मल रजिस्टर्स ऑफ अ लैंग्वेज आर, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल रजिस्टर्स कैसे हो गए? फॉर्मल मतलब जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, है ना, जब हम फैमिली में विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, है ना, बिना अपने ये सोचे कि अगर मैं ये बोल जाऊंगा तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, फ्रेंड्स और फैमिली में जब हम बैठे होते हैं तो हम बेधड़ाक जो है कुछ भी बोलते जाते हैं, कोई भी वर्ड्स हम यूज करते हैं। सो इनफॉर्मल रजिस्टर जो होते हैं वो लैंग्वेज के वो आर्बिट्रेरी होते हैं, रूल गवर्नड होते हैं, fall within the framework of prescriptive and traditional grammar, are governed by rules which are transcendental. ट्रांसेंडेंटल का मतलब तो स्पिरिचुअलिज्म से है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। प्रिस्क्रिप्टिव और रूल गवर्नड ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो रूल गवर्नड है, राइट, ये दोनों सेम है। तो जो रजिस्टर्स होते हैं बच्चे वो आर्बिट्रेरी होते हैं, राइट, मीन्स कि हम कब कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी आर्बिट्रेरीनेस के बारे में कि मीनिंग और वर्ड का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जनरेटिव ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स विच ऑपरेट्स अपॉन फाइनाइट वोकैबुलरी ऑफ यूनिट्स, इनफाइनाइट वोकैबुलरी ऑफ यूनिट्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो जनरेटिव ग्रामर जिसमें हम टीजी रूल्स जो है पढ़ते हैं वो किसके ऊपर ऑपरेट करती है? फाइनाइट वोकैबुलरी ऑफ यूनिट्स, इनफाइनाइट वोकैबुलरी ऑफ यूनिट्स, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी, कि मतलब उसमें फाइनाइट वोकैबुलरी होती है या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो बच्चे उसमें जो है फाइनाइट वोकैबुलरी मींस लिमिटेड और इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड, तो दोनों चीजें। फाइनाइट क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो जब हमें सेंटेंस जनरेट करना है, जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हो, मान लो आपको इंटेरोगेटिव दिया गया है, ठीक है, इंटेरोगेटिव से आपको असर्टिव बनाना है, ठीक है, तो जो आपको इंटेरोगेटिव दिया हुआ है आप उसी की वोकैबुलरी यूज करोगे, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, तो दोनों ही इसके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तब हम फाइनाइट की बात करेंगे, पर जब हम एक ही सेंटेंस से कई सारे सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम नॉन कर्नल से कर्नल बना रहे हैं तब फाइनाइट आ जाएगा। जब हम इंटेरोगेटिव से असर्टिव भी बना रहे हैं, नेगेटिव भी बना रहे हैं, तो हमारे लिए जो वोकैबुलरी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हमें नेगेटिव बनाना है तो उसमें हमें नो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाना है तब भी हमें उसमें चेंजेस, टेंस का चेंज लाना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो तब हम वोकैबुलरी को इनफाइनाइटली यूज करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 102, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर्स आर, हाँ जी, चॉम्स्की के मुताबिक जो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर है वो इट्स लेस पावरफुल देन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स, more powerful than transformational grammars, of the same power as the transformational grammars, or less powerful than finite state grammars। देखो फोर्थ वाला तो हमें टोटली absurd ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जो है बच्चे वो टीजी ग्रामर से लेस पावरफुल होती है। एक्चुअल में फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के फ्लॉज को कवर अप करने के लिए, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर की कमियों को कवर अप करने के लिए ही टीजी ग्रामर जो है डेवलप करी गई थी, क्योंकि एम्बिगुअस सेंटेंसेस और बड़े सारे कई सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के अंडर जो है वो सॉल्व नहीं होते, उनको जो है सॉल्व करने में हमें टीजी ग्रामर ही हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 103, मॉर्फीम्स ऑफ अ लैंग्वेज आर, हमने मॉर्फीम्स पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी में, फ्री होते हैं, बाउंड होते हैं, बोथ फ्री एंड बाउंड या आर्बिट्रेरी। तो अगेन यहां पे भी मैं मेंशन करूंगी, अगर हमें आ जाता ना ऑल ऑफ द अबव, सो
हमारा राइट आंसर होना था ऑल ऑफ द अबव ही, लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑल ऑफ द अबव नहीं ऑप्शन आया, तो सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा वो होगा फ्री एंड बाउंड। फ्री जिसको हम रूट भी बोलते हैं, ठीक है, और बाउंड जिसमें हमारे अफिक्सेस आ जाते हैं, हमारे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। और मॉर्फीम्स आर्बिट्ररी तो होते ही होते हैं, क्योंकि मॉर्फीम वर्ड है ना भाई, मॉर्फीम वर्ड है, और वर्ड का हम कह रहे हैं कि वर्ड और मीनिंग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आर्बिट्ररी तो वो होते ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें ये ऑप्शन होता ना ऑल ऑफ द अबव, तो हम इसे ही मार्क करते। क्वेश्चन नंबर 104, साउंड फ, फ जो साउंड है वो किसके अंडर आती है? फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, डेंटल और प्लोजिव। तो फ्रिकेटिव्स में आती है, ठीक है, 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं हमारे पास, तो फ इज अ फ्रिकेटिव। नेक्स्ट इज होमोफोनी इज, होमोफोनी क्या होता है? ये सिंपल सिंपल सी टर्म्स आपने स्कूल में, अपनी ग्रेजुएशन में भी क्लासेस में जो है पढ़ी होंगी, तो यू कैन वेरी इजीली आंसर देम कि होमोफोन्स किनको बोलते हैं? जो वर्ड्स सेम साउंड करते हैं, ठीक है। फोन, फोन किससे रिलेटेड है? साउंड से। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, राइट। तो अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, अगर एग्जैक्टली किसी चीज के बारे में नहीं पता तो प्लीज तुक्का भी लगाना है तो सोच के लगाना है, ठीक है, तुक्का भी लगाना है तो सोच के लगाना है। सो इट इज सेमनेस ऑफ साउंड। जैसे अगर हम कहें प्लेट और प्लेट, ठीक है, TOO और TO, राइट, ये जो है दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, जो कि सेम साउंड करते हैं वर्ड्स, राइट। जैसे कि हम कहते हैं हियर एंड हियर, राइट, या फिर ये वाला हेयर, राइट, या फिर ये वाला हेयर, कितने सारे वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, एन एक्सेप्शन टू आर्बिट्रेटर ऑफ साइन इज। मैं आपको आर्बिट्रेरी के बारे में बता चुकी हूं, लेकिन आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ वर्ड, साइन का मतलब वर्ड, किन वर्ड्स पे आर्बिट्रेरीनेस अप्लाई नहीं होती? कन्वेंशनल वर्ड्स, कल्चरल वर्ड्स, लिटरेरी वर्ड्स या ओनोमोटॉपिक वर्ड्स। तो बच्चे राइट आंसर है ओनोमोटॉपिक वर्ड्स, जो कि वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे हिज, है ना, जैसे हम कहते हैं बज, राइट, जैसे हम कहते हैं द स्पैरोज चर्प, ठीक है, जो कि किसी चीज की, किसी एनिमल की, किसी बर्ड की आवाज होती है। जैसे कोई चीज धम से गिरती है तो भी कहते हैं थड, ठीक है, थड हम कहते हैं। तो ओनोमोटॉपिक वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड होता है वही उनका मीनिंग होता है, इसीलिए उनपे आर्बिट्रेरीनेस अप्लाई नहीं होती। जबकि हम कहते हैं कि चेयर को चेयर क्यों कहा जाता है कोई कारण? हम वीडियो को वीडियो कह रहे हैं, है कोई कारण? यूट्यूब को यूट्यूब कह रहे हैं, है कोई कारण? कोई कारण नहीं है। तो बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं, लेकिन ओनोमोटॉपिक वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ आर्बिट्रेरी नहीं होते। चलिए, विलियम ब्लेक वॉज एन आर्टिस्टिक कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं थे ब्लेक, एन आर्टिस्टिक लिबरल, एन आर्टिस्टिक रिबेल और नियो क्लासिक। और विलियम ब्लेक रोमांटिक्स में आ जाते थे, तो वो नियो क्लासिक भी नहीं थे, इनफैक्ट ही वॉज एन आर्टिस्टिक रिबेल, राइट, अपनी पोइट्री के जरिए वो रिबेल करने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन नंबर 108, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वॉज, क्या स्टाइल था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का? इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स, एक्सक्लूडेड फॉर लिरिकल बैलेड्स इन सब्सिक्वेंट एडिशंस। चलिए, इन्होंने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, स्टाइल का नहीं पूछा जो मैं बोल रही थी। Published independently in the first instance or none of the above. So yes, it was part of the lyrical ballads. In fact, lyrical ballads जो 1798 वाला है, उसकी स्टार्टिंग पोएम ही राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और टिंटिन एबे जो कि वर्ड्सवर्थ की पोएम है, वो लास्ट पोएम आ जाती है लिरिकल बैलेड्स में। क्वेश्चन नंबर 109, इन मार्लोज प्लेज द इमेजिनेटिव एम्बिशन, एम्बिशियसनेस होती है मार्लो के प्लेज में, उसके प्रोटेगनिस्ट जो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस दिखाए जाते हैं, कोई पावर के लिए, कोई नॉलेज के लिए, कोई गोल्ड के लिए, राइट। सो उनकी इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेटिव एम्बिशन जो है, इट विंस इन द एंड, इट कैरीज नो थीमेटिक सिग्निफिकेंस, इज साइकोलॉजिकली सूदिंग,
और कन्फ्रंट्स इट्स ओन लिमिट्स। तो नहीं, वो एंड में जीतती नहीं है, थीमेटिकली सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकली सूदिंग बिल्कुल भी नहीं होती, और कन्फ्रंट्स इट्स ओन लिमिट्स। तो सबसे अगेन देखो, बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को भी लग रहा होगा कि दो दो ऑप्शंस जो हैं लग रहे हैं, लेकिन थीमेटिकली सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो थीमेटिकली सिग्निफिकेंट इस तरीके से होती है उनकी जो एम्बिशन है, हमें मॉरल देने के लिए, ठीक है। वैसे थीम में उसका और कोई रोल नहीं होता कि हमें कुछ मतलब जो है थीमेटिकली सिग्निफिकेंट इसलिए होती है क्योंकि वो हमें एक, ओ सॉरी यस नो, इन्होंने बोला है नो, है ना, तो हाँ थीमेटिक सिग्निफिकेंस तो उसकी होती है, तो करेक्ट आंसर आएगा। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर गई थी, चलिए। सो इट कन्फ्रंट्स इट्स ओन लिमिट्स। प्रोटेगनिस्ट एम्बिशियस तो हो जाता है, लेकिन खुद ही उनकी लिमिट्स का सामना भी करता है, खुद ही उन लिमिट्स से, ठीक है। जैसे फॉस्टस की अगर बात करते हैं तो वो जूझता भी है ना, अपने आप से लड़ता भी है वो, ठीक है। जब गुड और इविल एंजल उसके सामने आके बैठते हैं और उसको जो है कोई इस तरफ कोई उस तरफ करवाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 110, जॉर्ज इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ। जॉर्ज इलियट किससे इन्फ्लुएंस थे? लुडविग फ्यूरबैक, हीगल, मार्क्स या बर्गसन? तो शी वॉज इंस्पायर्ड बाय लुडविग फ्यूरबैक, जिनकी बुक द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी भी उन्होंने ट्रांसलेट करी थी, राइट। टेनिसन्स इन मेमोरियम इज an expression of doubts, an assertion of faith, both A and B or none of the above. So in memoriam में टेनिसन ने लाइफ से रिलेटेड कुछ डाउट्स को भी एक्सप्रेस करा है और फेथ को भी एक्सप्रेस करा है। दैट मतलब पोइट्री की बात भी करी है, जहां तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इन मेमोरियम के बारे में, कि लिटरेचर जो है वो आपको जिंदा भी रखता है। और डाउट्स में उन्होंने बेसिकली बात करी है कि यू नेवर नो कि कब आपका बहुत कोई लव्ड वन आपको छोड़ के चला जाए और आप उसको मिस करते रह जाते हो और आपके पास सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is not a novel by Jane Austen? Mansfield Park, The Parish Register, Persuasion or Emma? So Mansfield Park भी ऑस्टन का है, Persuasion भी और Emma भी, तो the right is, odd one out is The Parish Register. Swift's A Tale of a Tub is a story of three brothers, है ना, Jack, Martin and Jack Martin, and third one was Calvin, है ना. So yes, they depict Roman Catholicism, Anglicanism, Calvinistic descent or all of the above. तो वो तीनों पीटर मार्टिन जैक, ठीक है, तो वो yes तीनों रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों फेथ्स को, ठीक है, जो अलग अलग तरह के रिलीजन्स उस टाइम पे बने हुए थे क्रिश्चियनिटी में, उन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं वो तीनों ब्रदर्स, पीटर, मार्टिन और जैक। Question number 114. The form of Spenser's The Fairy Queen owes to. बच्चे एक बात मेरी ध्यान से याद रखिएगा कि फेरी क्वीन जो है इंस्पायर होके लिखा था बेसिकली अरस्तु से, अरस्तु के ओसलैंडो से, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो स्पेंसर वर्जिल से भी इंस्पायर्ड थे और अरस्तु से भी, ठीक है। तो आंसर करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट माने जाएंगे। पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फेरी क्वीन का जो थीम था, जो आइडिया था, वो कहां से लिया था, तो इट वाज टेकन फ्रॉम अरस्तुस ओसोलैंडो आई थिंक, राइट। वुदरिंग हाइट्स, इन द नॉवल वुदरिंग हाइट्स इज द नेम ऑफ, वुदरिंग हाइट्स किस चीज का नाम है, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स द नेम ऑफ अ हाउस जो कि अर्नशॉस का हाउस था, ठीक है। लेकिन हीथक्लिफ उसको जो है किस तरीके से अपने हक में करवा लेता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, द नेम ऑफ द मेन फीमेल कैरेक्टर इन वुदरिंग हाइट्स इज एलिजाबेथ ब्राउनिंग, नेली, सूजन या कैथरीन? सो द करेक्ट आंसर इज कैथरीन, ठीक है। कैथरीन अर्नशॉ इज द मेन कैरेक्टर इन फीमेल कैरेक्टर इन वुदरिंग हाइट्स, राइट। नेली जो थी उसने लॉकवुड को ये सारी स्टोरी बताई वुदरिंग हाइट्स के बारे में, एंड लॉकवुड इज द नरेटर ऑफ वुदरिंग हाइट्स। क्वेश्चन नंबर 117,
वीनस एंड एडोनिस इज अ वर्क बाय थॉमस किड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। वीनस एंड एडोनिस किसका है, हमें जो है ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, शेक्सपियर की पोएम है ये, वीनस एंड एडोनिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले जो है वो शेक्सपियर का नहीं है? किंग जॉन, द स्पेनिश ट्रेजेडी, हेनरी फाइव और हेनरी एट। तो बच्चे अगेन इसके ऑप्शंस में भी एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी। किंग जॉन जो है वो भी शेक्सपियर का प्ले नहीं है, हेनरी फाइव, हेनरी एट है, रिचर्ड, किंग रिचर्ड वगैरह के बारे में उन्होंने प्लेस लिखे थे, है ना। और स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो भी थॉमस किड का, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी विट थे, उनका प्ले था। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आई थिंक स्टूडेंट्स को जो है ऑब्वियसली ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में प्लीज घबराइएगा मत, राइट। कहीं कहीं पे एक्चुअल में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे याद आ गया, किंग जॉन जो है इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, राइट, इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, तो मैं भी थोड़ा सा जो है उलझ गई, उसके लिए मुझे माफी दीजिएगा। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो हम मार्क करेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 119, द intellectual world of Marlowe's Dr. Faustus is one in which humanist ideas reign, medieval science is rejected, divinity has no place, all of the above। तो हाँ जी, जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है डॉक्टर फॉस्टस में मार्लो का, उसमें ह्यूमनिस्ट आइडियाज रीन करते हैं, बिल्कुल। जब तक डॉक्टर फॉस्टस के पास उसकी पावर्स होती हैं तब तक तो उसके आइडियाज राज करते हैं। मिडिवल साइंस को वो रिजेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। साइंस पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन नेक्रोमेंसी पे आके अड़ जाता है, और गॉड की कोई प्लेस नहीं है, डिवाइन की कोई प्लेस नहीं है। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Moving on to question number 120. In Pope's The Rape of the Lock, epic gets domesticized, heroic is debunked। तो बच्चे इसको मॉक एपिक कहा जाता है, ठीक है। मैंने आई थिंक बड़ी बार आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है। एपिक लिखा जाता है किसी नेशनल थीम पे, किसी नेशनल हीरो के बारे में, ठीक है। लेकिन रेप ऑफ द लॉक में एक घर की कहानी को एपिक स्टाइल में लिख दिया पोप ने, तो यस, इट गॉट डोमेस्टिसाइज्ड। और हीरोइक, जो हीरोइक क्वालिटीज है एपिक की, उनको बंक किया है, उनको डिबंक किया है, उनको इग्नोर किया है पोप ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए 121, क्रैनफोर्ड इज अ नॉवल बाय एलिजाबेथ गास्कल, मेरी ब्राउनिंग, हैरोल्ड पिंटर और वॉल्टर पेटर। सो द राइट आंसर इज एलिजाबेथ गास्कल, राइट। क्रैनफोर्ड जो एलिजाबेथ गास्कल का नॉवल है, राइट, very famous novel by Elizabeth Gaskell it is। Question number 122, Felix Holt किसका वर्क है? Elizabeth Gaskell, George Eliot, Samuel Butler और F.R. Lewis। So yes, it is by George Eliot। Matthew Arnold belongs to 18th century, 17th century, 19th century और 14th century। So Matthew Arnold belongs to 19th century, right। मॉडर्न एज के हमने राइटर पढ़े हैं, और मॉडर्न एज शुरू होती है ऑलमोस्ट जो है एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, राइट। सो 19th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 124 है ना, हमने पिछले एक क्वेश्चन में भी करा, 1890 से शुरू हो जाती है मॉडर्न एज, ठीक है जी। तो 19th सेंचुरी के राइटर बोलेंगे हम मैथ्यू आर्नल्ड को। What is the subtitle of Frankenstein? मैरी शेले का गॉथिक नॉवल, साइंटिफिक नॉवल इन फैक्ट, ठीक है। प्रोमीथियस, रोमन प्रोमीथियस, द मॉडर्न प्रोमीथियस और प्रोमीथियस अनबाउंड। तो इसका सबटाइटल है द मॉडर्न प्रोमीथियस, राइट। प्रोमीथियस अनबाउंड शेली का था, उनके हस्बैंड का था। Who wrote the novel? बच्चे अब इसके बारे में हमें जो है दिया ही नहीं हुआ कुछ क्वेश्चन प्रॉपर, पर अगर उन्होंने पिछले ही क्वेश्चन के बारे में पूछा है तो इट विल बी मैरी शेले, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, तो अगेन मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के लिए भी ग्रेस मार्क्स ही मिले होंगे बच्चों को। मैथ्यू आर्नल्ड गेव द फेमस टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टचस्टोन, प्राइमरी इमेजिनेशन और कॉम्पोजिट इमेजिनेशन।
तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया था टीएस इलियट ने, राइट, एंड प्राइमरी इमेजिनेशन की बात करी थी वर्ड्सवर्थ ने। सो टचस्टोन मेथड दिया आर्नल्ड ने। एरोपगैटिका was a famous pamphlet written by Ben Jonson, John Milton, Joseph Edison और थॉमस कार्लाइल। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो पैम्फलेट था, लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में जो पैम्फलेट था, 1644 में पब्लिश हुआ ये, एंड इट वाज बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 128, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स टू रेफर टू द पोएट्स लाइक जॉन डन, काउले एटसेट्रा। तो बच्चे ये टर्म कॉइन करी थी डॉक्टर जॉनसन ने, ठीक है, ये टर्म कॉइन करी थी डॉक्टर जॉनसन ने, और पहली बार ड्राइडन ने जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट बोला था, राइट। पहली बार ड्राइडन ने जॉन डन को जो है मेटाफिजिकल पोएट बोला था। चलिए, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द ग्रेव डिगर्स सीन अकर? हेनरी V, किंग लियर, हैमलेट और ओथेलो। तो ग्रेव डिगर सीन जो है वो सीन आता है हैमलेट में, राइट। क्वेश्चन नंबर 130, द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ऑर्डर एंड टाइडीनेस so characteristic of 18th century can be attributed to Bacon, Virgil, Newton और Heraclitus। जो यूनिवर्सल आइडियल है, जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वो हम किसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं? सो इट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। बच्चे, जिसकी बात पोप ने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी करी है। तो यूनिवर्सल लॉ, ऑर्डर और टाइडीनेस की बात जो है वो न्यूटन को एट्रीब्यूटेड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 131, who mediates in the battle between the modern and the ancient books in Swift's The Battle of the Books? हाँ जी, मॉडर्न और एंशियंट, जो स्पाइडर और जो बी वाली जो अलेग्री यूज करी है ना, उन दोनों की लड़ाई को मीडिएट कौन करता है, रोकने की कोशिश कौन करता है? तो एसॉप कोशिश करता है दोनों की लड़ाई को रोकने की, राइट। क्वेश्चन नंबर 132, who represents the modern books in Swift's The Battle of the Book? तो मॉडर्न बुक्स को रिप्रेजेंट करता है स्पाइडर, एंशियंट बुक्स को रिप्रेजेंट करती है बी, राइट। इन द बिगिनिंग Lemuel Gulliver, the protagonist of Swift's Gulliver's Travel, was an engineer, a surgeon, architect or a sailor. तो ट्रेवल्स शुरू करने से पहले Lemuel Gulliver was a surgeon, और किस शिप पे, एक शिप पे ही सर्जन थे, ये भी बात याद रखिएगा। स्वॉलो नाम की शिप थी जिसपे वो एक सर्जन का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 134, Pope's an essay on man explores the relationship. Okay, पिछले वाले में गलत लिख गई, प्लीज, इट वॉज essay on man, राइट। हाँ जी, essay on man। देखो, क्वेश्चंस कई बार ऐसे आपस में ही रिलेट हो जाते हैं और हमें ऑप्शंस से आंसर जो है पता लग जाता है। Pope's an essay on man explores the relationship of humankind to the Newtonian universe, humankind to the God created universe, man to man और man to God। बच्चे, ये तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, essay on man के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं ना उसके 4 एपिसोड्स की, मैन इन रिलेशन टू यूनिवर्स, मैन इन रिलेशन टू हिमसेल्फ, मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी, तो ऑल इन ऑल उसका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमन काइंड टू द न्यूटोनियन यूनिवर्स, राइट। चलिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी? हाँ जी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 6, 12, 7 और 4। सो द करेक्ट आंसर इज 12, जिसमें ड्राइडन खुद है निएंडर के रूप में, ठीक है, क्राइट्स हैं, निएंडर हैं, ठीक है, इसी तरीके से और 2 कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 136, द हाइंड एंड द पैंथर इज अ पोएम रिटन बाय, वेरी इजी वन, इट इज अगेन अ रिलीजियस पोएम, राइट, जिसमें उन्होंने अलग अलग एनिमल, बीस्ट, फेबल भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, अलेग्री भी बोल दिया जाता है, अलग अलग एनिमल्स के जरिए अलग अलग रिलीजन को डिपिक्ट करा है। सो इट इज रिटन बाय
Dryden. How did Samuel Richardson characterize his novels? Prose fiction, fiction, a new species of writing or an initiative writing? देखो सैमुअल रिचर्डसन जो है उनको फर्स्ट नॉवलिस्ट बोला जाता है इंग्लिश में. तो वो अपने नॉवेल्स को कैरेक्टराइज करते थे अ न्यू स्पीशीज ऑफ राइटिंग. ठीक है, एपिस्टलरी नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं वो, राइट. और फर्स्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश जो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में भी इंक्लूड हैं, राइट. रिचर्डसन है, फील्डिंग है, स्टर्न है, टोबियास स्मॉलेट है, राइट. तो सैमुअल रिचर्डसन अपने नॉवेल्स को एक न्यू स्पीशीज बोलते हैं क्योंकि नॉवेल्स जो है तब ट्रेंड में आए थे, शुरू हुए थे लिखने. क्वेश्चन नंबर 138. Richardson's Pamela found a place on the Vatican's Index of Prohibited Books or Vatican's Index of Popular Books. Neither A nor B. The shelves of 10 Downing Street Library. तो हाँ जी, पैमेला जो है उसको प्लेस मिली वेटिकन की प्रोहिबिटेड बुक्स में. ठीक है, प्रोहिबिटेड बुक्स में मिली या पॉपुलर बुक्स में मिली. ठीक है, प्रोहिबिटेड और पॉपुलर, देखो दोनों में कितना ज्यादा जो है फर्क है. ठीक है, तो इसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है होना बिल्कुल जो है जायज है. ठीक है, तो बेसिकली जो है पैमेला जो है उसको जो है वेटिकन इंडेक्स पे जो है इट वाज केप्ट इन वेटिकन्स प्रोहिबिटेड बुक्स, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था. ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, कुछ टाइम के लिए रखा गया था. ठीक है, और जो है लेकिन कुछ टाइम के बाद पैमेला को जो है उस वेटिकन इंडेक्स से जो है हटा दिया गया था. तो प्रोहिबिटेड बुक्स में बेसिकली जो है इसका नाम आ जाता है. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 139. इन ऑर्डर टू inculcate reading habits in general public during 18th century, which significant measure was undertaken? लोगों में पढ़ने की आदत डालने के लिए 18th सेंचुरी में क्या बड़ा स्टेप लिया गया कि लोगों को पढ़ने की आदत पड़े? Reducing the price of the book, establishing circulating libraries, organizing debates on the books, or none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश कर दी गई थी. ठीक है, जैसे आजकल के टाइम पे भी हम देखते हैं कई ट्रेन्स में साइंस के जो है एग्जीबिशंस लगते हैं बुक्स के. ठीक है, आप कहीं पे चले जाओ, बसेस में जो है एग्जीबिशंस जो है लिखे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं बुक्स के. तो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी जो है एस्टैब्लिश करी गई थी उस टाइम पे. क्वेश्चन नंबर 140. पैमेला वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ allegry, रोमांस, मैजिक रियलिस्ट नॉवल और एपिस्टलरी नॉवल. सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि रिचर्डसन जाने जाते हैं अपने एपिस्टलरी नॉवेल्स के लिए. तो एपिस्टलरी नॉवल के स्टाइल में ही लिखा गया था पैमेला, राइट. चलिए question number 141, and the question number 141 is, in Joseph Andrews, Henry Fielding attempted to establish third person narrative, autobiographical novel, allegorical narrative or romantic narrative. तो basically third person narrative establish करने की कोशिश करी थी जोसेफ एंड्रयूज में हेनरी फील्डिंग ने, जो कि उनका एक पिकारस नॉवल है. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 142. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय हेनरी फील्डिंग? रोड्रिक रैंडम, क्लैरिसा, ट्रिस्टम शैंडी या द लाइफ ऑफ जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट? सो द करेक्ट आंसर इज द लाइफ ऑफ जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट इज वन ऑफ द नॉवेल्स बाय हेनरी फील्डिंग. क्लैरिसा जो है वो रिचर्ड फील्डिंग का है, राइट, सॉरी रिचर्डसन का है. ट्रिस्टम शैंडी जो है वो लॉरेंस स्टर्न का है. रोड्रिक रैंडम आई थिंक टोबियास स्मॉलेट का है.
Okay, moving on to question number 143. The Alchemist is a work by Dr. Johnson, Ben Jonson, Philip Sidney, or Thomas Middleton. So the right answer is The Alchemist is written by Ben Jonson. Alchemist is written by Ben Jonson. Question number 144. Walpole depicts the unruly and unscrupulous life in. वॉलपोन जो है वो किस जगह की अनरूली, अनकंट्रोल्ड और जो मतलब एक चीप लाइफ को, ठीक है, अनकंट्रोल्ड लाइफ को डिपिक्ट करता है. तो वॉलपोन बेस्ड है वेनिस में, ठीक है, तो वेनिस की लाइफ को डिपिक्ट करता है, राइट. In the opening lines of Paradise Lost, Milton refers to God's abode, Adam's creation, Eve's creation और man's first disobedience. तो बच्चे पैराडाइज लॉस्ट की जो पहली 26 लाइनें हैं उनमें मिल्टन बात करते हैं अबाउट man's first disobedience, right? Question number 146. Samson Agonistes is a tragedy by Ben Jonson, Marvel, Milton or Donne. So it is a tragedy written 1671 में publish हुई थी by Milton, right? उनके Paradise Regained के साथ इसको attach करना था, but then he formed it into a different tragic work. In which book did Mary Wollstonecraft brought to the fore slavery of women of all classes in history? किस बुक में मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने विमेन की स्लेवरी की बात करी? विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन, फीमेल बायोग्राफी, मेमोयर्स ऑफ एमा कर्टनी और द एज ऑफ रीजन. द राइट आंसर इज विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन, राइट. इनमें से क्योंकि बाकी कोई वर्क्स जो हैं वो वोल्स्टोनक्राफ्ट के नहीं है, राइट. तो विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन में उन्होंने विमेन की स्लेवरी की बात करी है. Question number 148. In romantic literature, the author wrote on behalf of a special caste of people. Not at all. ऐसा कुछ भी नहीं था कि romantic literature में जो राइटर थे वो स्पेशल कास्ट के लोगों के बारे में लिखते थे. As a man speaking to men, for a sensitive section of society or for the rustic people only. तो बेसिकली जो रोमांटिक लिटरेचर रस्टिक पीपल के बारे में बेसिकली वर्ड्सवर्थ बात करते थे, ठीक है. So it was basically man speaking to men. That is the right answer. ये फोकस था रोमांटिक राइटर्स का, फिर चाहे वो पोएम्स थी, फिर चाहे वो ड्रामास थे, चाहे वो नॉवेल्स थे, राइट. Many romantic poets continued to employ elements of Greek mythology. Yes, कीट्स की पोएम्स में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. Scorned the blind imitation of classical models. हाँ जी, क्लासिकल मॉडल्स की ब्लाइंड इमिटेशन को वो हेट करते थे. स्टूड फॉर, तो ये भी सही है, स्टूड फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन. बिल्कुल, वर्ड्सवर्थ कोलरिज ने बात ही इमेजिनेशन की करी है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. इन बुक 8th of the excursion, Wordsworth records his impressions about childhood only, the ancient Roman civilization, a manufacturing district of northern England और none of the above. तो बुक 8 में बच्चे वर्ड्सवर्थ ने बात करी है a manufacturing district of northern England की, right? So hopefully I have justified the discussion of this paper and hopefully you have got the idea that आपका पेपर कैसा हो सकता है. बच्चे देखो, दोनों पेपर्स को अगर कंपेयर करें तो एक बात जरूर सामने निकल के आती है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो वर्क्स बेस्ड आते हैं. ये किसका वर्क है? इस पेपर में नो डाउट कंपेयर टू 2017 वाले पेपर थोड़े क्वेश्चंस डेप्थ में आए हैं, बट उनको भी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है. जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सारे ऑप्शंस को प्रॉपरली वे करना है, एनालाइज करना है, तब हमने उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. और हम तब अगर एनालाइज करेंगे तो करेक्ट ही मार्क करके आएंगे. आपने राइटर्स पढ़े हैं, आपको राइटर्स के स्टाइल्स के बारे में भी पता है, उनके थीम्स के बारे में भी पता है, तो आप मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे, राइट.
बाकी इस पेपर में और उस पेपर में मैंने एक और फर्क देखा कि इस पेपर में लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, तो वी कैन जस्ट होपफुली वेट आपका पेपर किस तरीके का होता है। होपफुली ऑल इन ऑल आपका पेपर इजी होने के चांसेस हैं। सो तैयार रखिए अपने आप को हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगता है आपके तैयार नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स ना गूगल पे जब आप विकिपीडिया खोलेंगे ना राइटर के बारे में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बेसिकली ये आंसर्स मिल जाएंगे। तो बस उतना करीब कर लीजिएगा इस 5-6 दिनों में, दे विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जाम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप ऐसे जो यूजफुल वीडियोस हैं आपसे मिस ना हो, राइट। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। आई विश आप सब जो है इस एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें और आप में से बहुत बच्चे जो है इसको अच्छे से क्वालिफाई करें, जो प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं, जो डिजर्व भी करते हैं, right? My best wishes are with each one of you. Just give your 100%. Don't be nervous, be confident, and have faith in yourself and God also. So, thank you, everyone. Just keep preparing and have a very good day. All the best again for your exam.